हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू ऑप्शनल चैनल। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। नाउ इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, इफ़ यू हैव स्टार्टेड, इफ़ यू आर प्लानिंग, आप जब सिलेबस को उठाओगे तो यू सी दैट एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट सेक्शंस। 6 सेक्शंस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सोशल है, फिजिकल है, देन आपका ट्राइबल है, इंडियन है, थ्योरीज है, और छठा आर्कियोलॉजी है। नाउ व्हेन यू आर हैविंग हिस्ट्री एज योर बैकग्राउंड, व्हेन यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाता है, सूदिंग होता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, खासकर जो इनटेक होता है एंथ्रोपोलॉजी में, वो इंजीनियरिंग से हैं, बीसीए से हैं, बीबीए से हैं, लॉ से हैं, डॉक्टर्स हैं, और बीएससी वाले खासकर जो होते हैं लाइफ साइंसेज वगैरह, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी बच्चे यहाँ पर आते हैं। इनका होम टाउन है। अगर ये अपना सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि एंथ्रो ही लेते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ वाले तो यूपीएससी में हर जगह इक्वली डिवाइडेड है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन एक हर जगह पर आपको ह्यूमैनिटीज़ वाले मिल जाते हैं। तो उसमें से जो हिस्ट्री वगैरह के होते हैं उनका, या फिर जिसका इंटरेस्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी में, उनको ये बड़ा अच्छा लगता है। बाकियों को लगता है कि हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद सब कहते हैं कि एक्चुअली हमें इट इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट सेक्शन, आई बिलीव, ऐसा मुझे अक्सर बच्चे वहाँ पर कहते हैं। तो इसमें कई बार दिक्कत क्या होती है, जब बच्चों को लगता है डर, तो हमें बेसिक्स को क्लियर करना पड़ता है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टर्म्स जो कि हम जनरल सेंस में हमें एक आइडिया होता है कि उसका मतलब क्या है, पर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और उसको जब हमें बताना होता है तो वहाँ पर हम उसको बयां नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो नॉलेज है आपके पास, आइडिया है उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप उसको बयां नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो फर्स्टली लेट अस सी, जब हम बात कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजी क्या है ना, आर्कियोलॉजी इन जनरल क्या है, तो आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली अ सब फील्ड, अ मेजर ब्रांच इन एंथ्रोपोलॉजी विच बेसिकली फोकसेस अपॉन द स्टडी ऑफ व्हाट, द प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज। प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज जो है, इसकी स्टडी कर रहा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है ना। अब कैसे करेगा, इसके लिए ये जो मटेरियल और नॉन मटेरियल जो रिमेन्स हैं पास्ट के, ठीक है ना, फिजिकल कल्चरल रिमेन्स जो है, इनके आधार पर, रिमेन्स ऑफ द पास्ट, इसके आधार पर क्या करेगा, यहां पर एक हिस्टोरिकल सीक्वेंसेस को कंस्ट्रक्ट करेगा, एंटीक्विटी को एक्सप्लोर करेगा, और पास्ट सोसाइटी, पास्ट ह्यूमर और उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेगा। तो पास्ट प्री हिस्टोरिक सोसाइटी को और अर्ली ह्यूमर और उनके बिहेवियर को भी समझने का यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, किसकी सहायता से, ये जो मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर के जो एविडेंसेस हैं, जो रिमेन्स हमें मिल रहे होते हैं कई बार, ठीक है ना, उनके आधार पर आप ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो, इन सारी चीज़ों को बेसिकली आप समझ रहे हो। नाउ जब हम आर्कियोलॉजी के अंदर में बात कर रहे हैं कि हम प्री हिस्टोरिक सोसाइटी को पढ़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटी को नहीं पढ़ सकते, है ना। आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है, रिमेन्स है, जो डेटिंग है, वो हिस्टोरिक पीरियड में भी की जाती है, प्रोटो हिस्टोरिक में भी की जाती है, बट इन जनरल सेंस हम यहाँ पर प्री हिस्टोरिक टर्म को यूज़ करते हैं, बिकॉज अ वास्ट लेंथ ऑफ आर्कियोलॉजी इज कंसर्न विद प्री हिस्टोरिक टाइमलाइन। और जब आप समय को भी देखोगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल द लोअर पेलियोलिथिक, द अर्ली स्टोन एज, जो हमारे पास दुनिया के सबसे पुराने एविडेंसेस हैं, लोमकवी नाम की साइट है अफ्रीका में, और यहाँ से हमें अराउंड 3.3 मिलियन ईयर अगो के, 3.3 मिलियन ईयर अगो के एविडेंसेस मिलते हैं। ऑलराइट, अब जब आप प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में आओगे, तो वो समय कितना ज़्यादा पुराना है, हार्डली 2 से लेकर के 6,000 साल पुराना आपको देखने को मिलेगा, इसके बीच का है। तो अगर आप इस 33 लाख साल में से 6,000 निकाल भी लो, तो भी क्या ही अंतर पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो कंसर्न पीरियड है, वो कहाँ पर है, वो बेसिकली आपका जुड़ा हुआ है किसके साथ, प्री हिस्ट्री के साथ। और प्री हिस्ट्री क्या है, आई होप ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होगा। प्री हिस्ट्री बेसिकली आप उस टाइम पीरियड को कहते हो जबकि हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। अब रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, कि या तो राइटिंग उस समय एमर्ज ना हुई हो, एग्जिस्टेंस में ना आई हो, या शायद वो शुरुआती समय में रही हो और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं हमें मिले, अभी तक हम डिस्कवर ना कर पाए। शायद रिकॉर्डिंग और राइटिंग वहाँ पर शुरू हो चुकी थी, पर हमारे पास एविडेंस अभी हमें नहीं मिले हुए। ठीक है ना। तो बेसिकली अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिटन एविडेंसेस।
जब हम प्रोटो हिस्टोरी की बात करते हैं तो आपके पास रिटन एविडेंसेस हैं, बट वो ऐसे रिटन एविडेंसेस जिनको डिसाइफर नहीं किया जा सका है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप स्क्रिप्ट, आप सुमेरिया में देखोगे आप, वो भी सिविलाइजेशन, वो भी सिविलाइजेशनल स्टेट की वहाँ पर भी बात हो रही है, ठीक है ना। टाइम पीरियड भी मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन का बहुत अंतर नहीं, ऐसा नहीं क्योंकि 10,000 20,000 साल का अंतर है, पैरेलल करते हैं मोस्ट ऑफ द जो सिविलाइजेशन है। ट्रेड रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, लेकिन कहीं का जो मटेरियल कल्चर है उसके बेस, उसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आधारित है और कहीं के रिटन एविडेंसेस में मिले। तो जब आप आईवीसी की बात करते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हो, तो रिटन एविडेंसेस हमें मिले हैं, कई सील्स से हमें स्क्रिप्ट मिली है, स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है हमें। ढोलावीरा पे आप देखोगे ना, तो ढोलावीरा पे एक साइन बोर्ड वहाँ पर मिला हुआ है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट तो है, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं कर समझा नहीं जा पाएगा क्या है भाई, इसके मायने क्या है। अब हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो ये बड़ा अच्छा पीरियड है। मटेरियल कल्चर के एविडेंसेस तो हैं ही आपके पास, स्कल्पट्री, पॉटरी, दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपके रिटर्न एविडेंसेस है, पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन जो वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कई सारे अभिलेख हैं, प्रिंटेड आपको देखने को मिलेंगे, तो रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। तो ये हिस्टोरिक पीरियड आपका देखने को यहाँ पर मिलता है, जिसको पढ़ना बताना काफ़ी आसान हो जाता है, और जिसके लिए ट्रेनिंग भी आपको कंपैरेटिवली कम चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि स्पेशलाइज कर रहा है कल्चर के बारे में पता लगाने में, जब उसके बारे में कुछ लिखा ही ना हो। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम। तो आई होप आपको प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है एक ब्रशअप वहाँ पर हो गया होगा। नाउ जब भी हम आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस कर रहे हैं प्री हिस्टोरिक सोसाइटी के अंदर में, हमारा एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस यहाँ पर हो जाता है आर्टिफैक्ट के ऊपर। और कई बार आपसे पूछता भी है, और ये इतना जनरल टर्म है ना, मैं कई बार क्लास में एक्सरसाइज कराता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों आर्टिफैक्ट है क्या, तो सामने से आंसर आता है कि आर्टिफैक्ट बेसिकली कोई पास्ट की चीज़ है, एक एविडेंस है, मटेरियल एविडेंस है, जिसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ऑलराइट। बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। लेकिन आर्टिफैक्ट को आपको टेक्निकली अगर बताना हो, एक्सप्रेस करना, तो आप कैसे करोगे। तो आर्टिफैक्ट आर नथिंग बट दे आर दी material cultural evidences of the past, material culture evidences of the past which are used to ascertain the antiquity, which are used to ascertain the antiquity, all right, beyond a certain reasonable doubt. Plus these are called artifact only when we can confidently say that they have been created by the man, they are the creation of the humankind. यानी कि द ह्यूमन वर्कमैनशिप एंड द क्राफ्टमैनशिप कैन बी ईजिली प्रूव्ड ओवर दीज आर्टिफैक्ट, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ को जब आप आर्टिफैक्ट कह रहे हो, जब कोई भी चीज़ को आप आर्टिफैक्ट कह रहे हो, तो आर्टिफैक्ट मोस्टली क्या है, ये मटेरियल कल्चर रिमेन्स होते हैं। मटेरियल, अभी हमने देखा ना पिछले कि हम मटेरियल इमटेरियल दोनों से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आर्टिफैक्ट ज़्यादातर क्या है, मटेरियल कल्चर के आपको रिमेन्स देखने को मिलते हैं। इनका यूटिलाइजेशन क्या है, इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक एंटीक्विटी को असर्टेन कर रहे हैं विदाउट अ रीजनेबल, बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ रीजनेबल डाउट, ठीक है ना। अब जब भी हम इन आर्टिफैक्ट को देखेंगे, मटेरियल कल्चर के जो रिमेन है, इसके ऊपर ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप या ह्यूमन जो वर्कमैनशिप है, या वर्कमैनशिप जो है, ये असर्टेन हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर वहाँ पर गड़बड़ वाली बात है, ठीक है ना। क्यों गड़बड़ वाली बात है, बिकॉज शुरुआती समय में स्कॉलर्स को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, स्टोन से बने हुए कुछ कंपोनेंट मिले जिसको स्टोन टूल माना गया, और वहाँ पर उनको टैग किया गया एज ईओलिथ। अब बाद के समय में ईओलिथ के ऊपर बड़ी डिबेट हो जाती है कि क्या ये ईओलिथ्स जो है ये एक्चुअली में ह्यूमन ने बनाए थे, क्योंकि इनकी जो सरफेस है ना उस पर अच्छा खासा वियर एंड टीयर है, ऐसा लगता है कि फ्लेकिंग हुई है, पीसेस को हटाया गया, उसके पे से तोड़ फोड़ हुई है। और ये तोड़ फोड़ कब होती है, यूजुअली जब इंसान टूल बनाता है तब ऐसी तोड़ फोड़ होती है। जब भी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर में टूल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप एक बड़ा सा पहले तो रॉक का टुकड़ा लेते हो, कोई स्टोन लेते हो, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए उसकी एक रफ आउटलाइन है, और इसको वहाँ पर बोला जाता है बेसिकली जो आपका बेस रॉक है, इसको आप वहाँ पर एक बेस रॉक या बेस स्टोन के तौर पर देखते हो, ऑलराइट। अब दूसरे पत्थर को यहाँ पर लिया जो कि उसी साइज़ का हो सकता है, उससे कुछ छोटा साइज़ का हो सकता है, इसको लेकर के आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली यहाँ पर ब्लो को डायरेक्ट करोगे, ब्लो को यहाँ पर डायरेक्ट करोगे, टक्कर मारोगे उसके ऊपर,
ठीक है ना। जब आप उसके ऊपर टक्कर मारोगे कंटिन्यूसली तो यहाँ पर से एक हिस्सा जो है हो सकता है निकल करके अलग हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर से निकल करके इस तरीके से बाहर आ गया, ठीक है। टूट के ये हिस्सा यहाँ पर था, यहाँ से निकल आया। अब ये जो टूट के निकला हुआ हिस्सा है बेसिकली इसको आप क्या कहते हो, इसको आप फ्लेक कहते हो। और इससे अगर आप टूल को बनाते हो तो उसको हम फ्लेक टूल कहेंगे। लेकिन ये फ्लेक टूल काफ़ी बाद में यूज़ में, इंसान का दिमाग इसके ऊपर बड़ा बाद में गया कि अरे ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एफिशिएंट है, इजी टू कैरी है, लाइट वेट है, ज़्यादा मात्रा में आप ये ले सकते हो, है ना। शुरुआत में इंसान क्या कर रहा था, ये पीसेस फ्लेक हटा दे रहा था और उसके जगह पर यूज़ कर रहा था ये बड़े जो कोर से बने हुए टूल थे, मल्टीपर्पज़ जो टूल्स होते थे, है ना, इनसे बना रहा था टूल को। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, ये हिट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो फोर्स को एक लार्ज पीस के ऊपर, तो क्या है उसके ऊपर एक वियर एंड टियर आ रहा है, स्क्रैपिंग आउट आपको वहाँ पर पता चल रही है। तो ऐसा ही कुछ ये जो ईओल जिनको कहा रहा था उन पे भी देखने को हमें मिल रहा था वियर एंड टियर। तो इंसान ने सोचा कि जाहिर सी बात, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि डेफिनेटली देवर ऑल्सो स्टोन टूल्स, और ये अर्लीस्ट स्टोन टूल है। इनकी डेट बड़ी शॉकिंग थी बिकॉज उतने पुराने आपको स्टोन टूल्स ना देखने को मिले, और उम्मीद भी नहीं थी कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को, कितने पहले आर्कियोलॉजिकल प्री हिस्टोरिक कल्चर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे। ऑल्दो आज के समय में तो आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ 3.3 मिलियन के डेट्स हैं, और उसके साथ आपको फॉसिल रिमेन्स भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केनियनथ्रोपस प्लेटियोप्स का जो फॉसिल रिमेन्स को आप देखोगे, ठीक है ना, इवन उससे पहले के फॉसिल आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज़ के अंदर में ही देखने को मिलेंगे, आर्डिपिथेकस के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे, और ओरेन और साइलेंथ्रोपस के अंदर में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये शुरुआती समय में बड़ा आश्चर्य का विषय था स्कॉलर्स के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। तो जब स्टडी किया गया तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना हुआ, उनका ये ओपिनियन रहा कि बेसिकली ये जो ईओलिथ हैं ये इंसानों ने बनाया, ये प्रोडक्ट है नेचर्स का, है ना। कई बार आप देखते हो कि नदियों के किनारे बैंक ऑफ द रिवर पे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पीसेस हैं, स्टोन के टुकड़े वगैरह होते हैं। अब जब पानी का बहाव बहुत तेज़ी से होता है, ग्लेशियर मास मेल्ट किया, वॉल्यूम वाटर का राइज हुआ, या अदरवाइज रेनफॉल ज़्यादा हुई, प्लूवियल कंडीशन थी, वाटर का अगेन वॉल्यूम बढ़ता है, पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है, और वो अपने साथ स्टोन पत्थर इन सबको भी साथ में लिया जा रहा है। अब ये स्टोन पत्थर इधर उधर टकरा रहे हैं, बड़े बड़े चट्टानों से टकरा रहे हैं, पानी में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इनके ऊपर जब टकराएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत पीसेज इनके निकलेंगे, वियर एंड टियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कई बार ये वियर एंड टियर मैच करेगी इंसान के बनाए हुए किससे, स्टोन टूल से। तो इस दुविधा को कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि भैया एक चीज़ होती है, कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर जो है, प्रकृति जो है, इसकी कोई यादाश्त नहीं है। तो ये जो भी टुकड़े बन रहे हैं या जो भी आकृतियाँ प्रकृतियाँ बन रही हैं जो ईओलिथ्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल रही हैं, इनमें कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम और आप टूल बनाएंगे, अगर एक इंडस्ट्री के अंदर में एक पर्टिकुलर चाकू बनाया जा रहा है या कोई टूल बनाया जा रहा है, तो उसका जो पैटर्न वो सारे में सेम होगा, एक ही तरीके हुए। या एक मान लीजिए फैक्ट्री, तो मशीन वहाँ पर काम कर रही है, मशीन को हटा दीजिए। इंसान अगर कोई एक मटका बनाता है, पॉट बनाता है, वो दिन में 50 मटके को बना रहा है, उस 50 मटकों के अंदर में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, एक ही तरीके से उसको वहाँ पर बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो ये टूल, ये जो जिनको ईओलिथ कह रहे हैं हम, ये ईओलिथ क्योंकि पानी के बहाव से बने, अब कभी पत्थर कहीं टकराए, कभी फोर्स कहीं और लगी, तो इनके अंदर में कॉमन पैटर्न नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5-10 पत्थर एक साथ पड़े और उनके अंदर में सेम टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नेचर की वजह से वहाँ पर तैयार हुए। तो नेचर की कोई मेमोरी नहीं है, और मेमोरी नहीं है तो जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं होते, है ना। इंसान की मेमोरी है, इसलिए उसने एक तरीके की चीज़ बनाई, दोबारा जब बनाएगा तो वैसी ही चीज़ बनाएगा, उसके वर्क के अंदर में एक पैटर्न नज़र आता है आपको। सो दिस इज़ हाउ वी डिफरेंशिएटेड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे अलग अलग जो स्टोन टूल या मटेरियल कल्चर के एविडेंसेस जो आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री और आर्टिफैक्ट वाली चीज़ें। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर सब्सिक्वेंटली कुछ फर्दर और लेक्चर लाएंगे जहाँ पर बेसिक्स जो आपके हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पर आर्टिफैक्ट कह रहे हैं ना, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर स्टोन टूल्स इसके अंदर में आते हैं, और भी कोई भी चीज़ जो मटेरियल कल्चर का पार्ट है, जैसे स्कल्पचरी वगैरह होती है, ठीक है ना, पॉटरी वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर में यहाँ पर लाई जा सकती हैं। तो आज के लेक्चर को हम फिर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर आप सीरियसली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप सिर्फ समरीज या ओवरव्यू नहीं जानना चाहते हो, आप डीप में जाना चाहते हो, एक डीप ड्राइव वहाँ पर लगाना चाहते हो, और कंटेंट से फेमिलियरिटी करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहते हो, और इफ़ यू वांट कि आपको पता चले कि हमें पढ़ने के साथ साथ इसको प्रेजेंट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, नोट्स कैसे स्ट्रक्चर करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे जो बैचेस हैं, लाइव बैचेस, उनके यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे समरीज तो सुन रहे हो आप, लेकिन लाइव बैचेस के अंदर में यू कैन पार्टिसिपेट इन द एक्चुअल गेम। सो बैचेस हमारे 22 से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो पहली क्लासेस है वो हमारी मंडे के अराउंड यहाँ पर स्टार्ट होने जाए,
ठीक है ना। मंडे मतलब आप आज समझ लो, आज हमारी क्लासेस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास समय है, आप पहली क्लास में जुड़ सकते हो हमारे साथ, पहली यूनिट को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और एक और अच्छी बात है कि आप ये देख रहे हो ना, तिरंगे टाइप का बना है बैकग्राउंड में, ये हमारे एंथ्रोपोलॉजी के चार्ट के पीछे, ठीक है ना, जो बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिपब्लिक डे का ऑफर पीरियड भी चल रहा है, जो कि आज ही 27 को यहाँ पर खत्म होने वाला है। अगर आप टाइम पे वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता अपलोड कब हो रहा है, लेकिन अगर 27 को अपलोड हो रहा है और टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके पास टाइम कम है, क्योंकि 27 को आज 12 बजे ये ऑफर पीरियड खत्म हो जाएगा। तो अभी जो प्राइसेस है काफ़ी डिस्काउंटेड। फॉर एग्जांपल, जो हमारा बेस पैक है, जिसको अब हम गोल्ड पैक कहते हैं, अब स्टडी आईक्यू ने 2 पैकेज यहाँ पर निकाल दिए, प्रोग्राम निकाल दिए, गोल्ड एक प्लैटिनम प्रोग्राम है हमारा, ठीक है ना, आप जिसमें चाहो एडमिशन ले सकते हो। तो गोल्ड का यूजुअली प्राइसिंग 15-16,000 होती है, और वो भी कब, जब फैकल्टी डिस्काउंट कोड लगाता है। वैसे तो साइट पे आप जाओगे ज़्यादा दिखाएगा, 18,000 के आसपास दिखाएगा। अभी वो चीज़ यूएस लाइव का कोड आप इस्तेमाल करोगे तो 12,999 में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस है इसके अंदर में पूरी की पूरी, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। प्लस बीच बीच में हम जो डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। लेकिन जो प्लेटिनम है उसका प्राइस अभी, ये जो सेल ड्यूरेशन है उसके दौरान में 19,999 की चल रही है, 19,999 की चल रही है। और उसके अंदर में सारे फीचर हैं। क्या क्या अलग है? सबसे पहला तो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है प्लेटिनम के अंदर में, जहाँ पर 8 सेक्शन और 4 फुल लेंथ पेपर होते हैं, जिनके मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे आपको, और वीडियो डिस्कशन भी होगा एक एक क्वेश्चन का। दूसरा, आपको मेंटरशिप मिलती है 1-to-1। कई बार दिक्कतें होती हैं पढ़ाई करते समय, हमें हमारा इन्वायरमेंट नहीं होता है ना, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और फैमिली में किसी का बैकग्राउंड नहीं है यूपीएससी से रिलेटेड, तो कुछ भी यूपीएससी से रिलेटेड मन में आता है तो हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं है। टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, डाउट्स भी क्लियर हो जा रहा है, पर कई और बातें हैं ऑप्शनल को लेकर के और बाकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर। तो जैसे जीएस में मेंटर्स आपको जीएस के लिए हेल्प करते हैं, बट ऑप्शनल के लिए स्पेशलाइज नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शनल के जो मेंटर है आपको ऑप्शनल के बारे में टोटली 24/7 टॉपिक रिलेटेड, नॉन टॉपिक रिलेटेड सारी जो आपकी हेल्प है वहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको एक मेंटर डेडिकेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर राइटिंग सेशन होंगे, जैसे डेली आंसर राइटिंग होती है ना, काफ़ी ज़रूरी होती है कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं, हम जो कंटेंट में पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको एक्चुअली गेन कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, आंसर लिख पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बिकॉज प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। तो वो चीज़ भी आपकी काफ़ी ज़रूरी है जो आपको यहाँ पर मिल रही है। या तो हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे तो आपको हफ्ते में एक साथ 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप एक एक दिन करके उसको दोगे, उसका एवेल्यूशन भी होगा, फीडबैक भी मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि जो बताया जा रहा है वो पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। क्योंकि टेस्ट जो आपके हैं वो तो होते हैं 1 महीने बाद, 1 महीने में एक सेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद 1 हफ्ते का तैयारी का टाइम दिया गया, आप लगभग 5 हफ्ते बाद वहाँ पर चीज़ों को कर रहे हो, तो बड़ा समय है। 5 हफ्ते तक शुरुआत सही से है कि नहीं है पहले ही पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। नाउ एक ऑप्शनल ज्ञान भंडार आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो एक रिपोजिटरी जिसके अंदर में कई सारे ऑप्शन का कंटेंट, वीडियोस, स्ट्रैटेजी सेशन, ये आपको मिलेगा। तो कई बार आप डेली हर चीज़ को नहीं फॉलो करते हो, खासकर सोशल मीडिया को, तो यूट्यूब पे क्या जा रहा है नहीं जा रहा है रोज़ नहीं फॉलो कर पाए। टेलीग्राम पे सर ने कुछ भेजा हुआ है, सर ने क्लास में कुछ बताया, हमसे छूट गया, तो अब उसको हम ढूंढते फिर डर लगा कर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं बता दिया क्लास में, या यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं शूट कर दिया, कहाँ पे किया होगा, वीडियो को ढूंढ रहे हैं प्लेलिस्ट में रैंडमली, ऊपर 50 वीडियो जा रहे हैं चैनल के ऊपर, सिर्फ एंथ्रो तो जा नहीं रहा, बहुत सारे वीडियो, तो पता नहीं चलता है क्या चीज़ कहाँ गई। तो ये जो हमारा ज्ञान भंडार, इसके अंदर एक रिपोजिटरी जहाँ पर आपको सारे वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगे। तो अगली चीज़ जो है बहुत ही बढ़िया बात है, जो कि वैलिडिटी वाली बात है। वैलिडिटी गोल्ड में आपको हमेशा की तरह 1.5 साल की मिल रही है, सबको मिल रही है, लेकिन प्लैटिनम में वो 1 साल बढ़ जाती है, 30 महीने की हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, और मैं क्यों कहता हूँ कि आपके लिए प्लैटिनम प्लान एक ज़्यादा बेटर प्लान होगा। देखिए, जब आप 18 महीने की वैलिडिटी वाला प्रोग्राम लेते हो, यूजुअली 70-80% बच्चे ये वैलिडिटी खत्म होने के बाद उसको एक्सटेंड कराते हैं 1 साल और के लिए। जिनका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, जिनका अगर नहीं हो रहा तो 1 साल और के लिए उसको एक्सटेंड करा रहे हैं। अब जब आप एक्सटेंड कराते हो तो 5-6,000 की फीस देते हो 1 साल उसका एक्सटेंशन करने के लिए, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह सबकी। तो आपकी फ़ी का इफेक्टिवली कितनी फीस होगी आपकी, 18-19 हज़ार हो गई, ऑलराइट। और ये आपका कितना आपको मिल रहा है, जो आपका प्लेटिनम प्रोग्राम है वो आपको 19,999 में मिल रहा है। डिफरेंस कितना का हुआ, 1-2 हज़ार का हुआ। तो 1-2 हज़ार के डिफरेंस में आपको ये मेंटरशिप भी मिल रही है, डेली आंसर राइटिंग भी मिल रहा है, ऑप्शन का ज्ञान भंडार भी मिल रहा है, और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। इतना सारा 4 चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि मैं अगर चूज़ करना हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन शायद प्लेटिनम होगा, बट आप अपने डिसीजन के खुद मालिक हो, जो आपको बेटर लगे आप वहाँ पर डिसीजन को ले सकते हो, ठीक है ना। गोल्ड सेल के दौरान अभी जो 27 तक है 12,999 में, और प्लेटिनम 19,999 में। सेल के बाद 27 तारीख को 12 बजे के बाद ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे पहले अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले लीजिएगा वेबसाइट पर जाके। हाँ, अगर आप स्टडी आईक्यू के पुराने स्टूडेंट हो, पहले से आप एनरोल्ड हो, है ना, पहले से एनरोल्ड हो आप हमारे किसी भी कोर्सेज में, अभी आप पहले कभी भी थे, तो आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और जो आपका पूरा नाम है ये मुझे इन आईडीज़ पे सेंड कर सकते हो, या तो इंस्टा पे
या तो ईमेल आईडी पे। आपको ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड होता है वहाँ पर दे दिया जाएगा, जिससे थोड़ी और एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, 50 पन्ने का बुकलेट है पूरा का पूरा PYQs का, उसको डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी काम आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप टाइमली बैच को ज्वाइन कर लेते हो, तो क्लासेस में मिलेंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मिलते ही रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।